अभी कुछ दिन हमारा गुजरात में प्रवास रहा, तो वहाँ पर्यूषण में 2 बार लगातार हमने विजयनगर में 10 दिन का समय दिया, और एक वर्ष से 10 दिन अहमदाबाद में हमारा प्रवचन हुआ। तो ज्योतिष की वहाँ पर बात आई, तो विक्रम संवत का वहाँ का प्रारंभ होने का समय अलग है, हमारे यहाँ का अलग है। ये मान्यता के भेद हैं, तो जो जिस क्षेत्र में है उस हिसाब से उसे देखना होगा अपने यहाँ का संवत। शालिवाहन शक की हम बात करें तो यह भी 1 जनवरी को जो ईसवी सन है उसमें 79 वर्ष घटाने से आता है। देखो, विक्रम संवत में 56 वर्ष जोड़ने से आता है विक्रम संवत। और ये ध्यान रखना 1 जनवरी को, माने जनवरी में जैसे ही ईसवी सन प्रारंभ हुआ उस समय का जो संवत हम निकाल रहे हैं, विक्रम संवत या शालिवाहन शक संवत। तो ये शक संवत आता है ईसवी सन में 79 वर्ष घटाने से। अब वर्तमान शक संवत की हम बात कर लें तो 2020 जनवरी में जैसे ही ईसवी सन प्रारंभ हुआ, इसमें 79 हमने घटाए तो बचा 1941 1941, माने जनवरी में शालिवाहन शक 1941 चल रहा था। और इसके बाद चैत्र शुक्ल में ये परिवर्तन हो गया, जिस तरह विक्रम संवत का, तो 1942 शुरू हो गया। तो अभी वर्तमान में 1942 शालिवाहन शक चल रहा है। पंचांग में जो लोग लिए हैं वो देखे होंगे, ऊपर ही लिखा रहता है। जैसे ये वर्तमान पंचांग की हम बात करें तो इसमें वर्षारंभे प्रमादी नाम संवत्सर संकल्पादौ वर्ष पर्यंतम योजनीयम। तो इस समय वर्तमान में प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। ये संवत्सर जो इसमें पंचांग में लिखे रहते हैं, तो ये संवत्सर गिनती में 60 होते हैं, 60 माने, और एक क्रम से एक एक वर्ष एक एक संवत्सर ये चलते हैं। तो प्रभाव विभाव इस तरह से 1 से लेकर के 60 तक इनके नाम हैं। आपको जो पुस्तक आपके पास में उसमें मिल जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे, तो उससे आप पढ़ लेंगे। और ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 60 संवत्सर याद करना थोड़ा सा कठिन काम लगेगा। तो आप देख लेंगे और समझ लेंगे, उतना ही पर्याप्त है। और ये कैसे संवत्सर आता है, इसमें तो लिखा रहता है, सो लिखे से हम लोग जान जाते हैं, लेकिन उसका भी एक गणित है। उस गणित के हिसाब से ये संवत्सर चलते हैं। तो वो गणित क्या है? विक्रम संवत वर्तमान में जो चल रहा है, उस विक्रम संवत में 9 का अंक जोड़ें, और 9 का अंक जोड़ करके 60 से उसको डिवाइड करें, भाग दें, 60। विक्रम संवत में 9 का अंक जोड़ें और 60 से उसमें भाग दें, जोड़ योगफल में। तो जितना भागफल आएगा वो भागफल को तो छोड़ दें, जो शेष अंक बचेंगे वो शेष अंक की गिनती वाला संवत्सर वर्तमान में कहलाएगा। इसको हम वर्तमान संवत में देख लेते हैं। जैसे विक्रम संवत अभी वर्तमान में तो हमारा 2077 में हम 9 का अंक जोड़े, 9 का अंक जोड़ा 2077 में, तो 2086 हो गया। और 2086 में 60 का हम भाग दें, तो 60 का भाग देने से भाग जाता है 34, ये तो भागफल आ जाता है। और नीचे शेष जो बचता है वो 46 शेष बचता है। तो ये जो 46 नीचे शेष बचा, ये हमेशा 60 से कम बचेगा, या तो शून्य बचेगा, पूरा भाग चला जाएगा, और या फिर 1 से लेके 59 तक बचेगा। क्योंकि 60 अगर रहेगा तो पूरा भाग चला जाएगा, शून्य बचेगा। तो इस तरह से 1 से लेकर के 59 तक, और 60वां शून्य आएगा तो वो 60 कहलाएगा। तो वर्तमान में 46वां। अब ये जब आप गिनती में इनके नाम देखेंगे तो प्रभाव विभाव इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो 46 नंबर पे प्रमादी नाम का संवत्सर लिखा है 60 की गिनती में। इनके नाम है सभी 60। अभी जैसे अगला 47 आएगा अगले वर्ष, तो आनंद नाम का संवत्सर आएगा। इस तरह से ये जो संकल्प जब ग्रहण करते हैं, कोई व्रत विधान वगैरह करने में, कोई भी संकल्प ग्रहण किए जाते हैं हवन पूजन वगैरह में, तो उसमें संवत्सर का नाम लिया जाता है, ऐसी परंपरा है। उसके लिए ये संवत्सर हमें जानना होते हैं।
वीर निर्माण संवत्सर की हम बात करें जो वर्तमान में जैन समाज में विशेष रूप से प्रचलन में है, तो ये विक्रम संवत में 470 470 जोड़ने से वीर निर्माण संवत आ जाता है। और वीर निर्माण संवत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ माना जाता है। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कार्तिक की अमावस्या को हुआ और अगले दिन प्रातः काल से वीर निर्माण संवत प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे अभी वर्तमान में विक्रम संवत 2077 और इसमें हम 470 जोड़ेंगे तो ये 2547 आएगा। तो ये 2546 अभी वर्तमान में चल रहा है और अब ये दीपावली आने वाली है, तो दीपावली से महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हम मनाएंगे तो 2547 प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह ये ध्यान रखना रहेगा कि जो आने वाला संवत है वो इस गणना से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ संवत प्रचलन में है, बहुत ज्यादा नहीं है, केवल नाम समझ लें आप। जैसे कलिकाल संवत है, ये शालिवाहन शक में 3179 3179 जोड़ने से कलिकाल संवत आ जाता है। ये हिंदू मान्यता के अनुसार कलिकाल प्रारंभ हुआ, तो वर्तमान शालिवाहन शक 1942 में 3179 3179 जोड़ेंगे तो 5121 5121 आ जाता है। ये कलिकाल संवत कहलाता है। इसके अलावा कृष्ण संवत भी चलता है, इसको शालिवाहन शक में माने 1942 में 3304 जोड़ने से कृष्ण संवत आ जाता है। इनका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन जानने के लिए हम आपको बता दिए। एक हिजरी सन भी चलता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, तो उनके उस यात्रा करने के दिन से प्रारंभ हुआ। उसको मदीना जाने को हिजरत करना कहते हैं। और उस समय शक संवत 544 चल रहा था और विक्रम संवत 678 उस समय प्रवर्तमान था। तो विक्रम संवत में 678 वर्ष कम करने से या शालिवाहन शक में 544 वर्ष कम करने से प्राय ये हजरी सन आ जाता है। इसमें थोड़ा सा अंतर भी आता है। अंतर इसलिए आता है कि हिजरी सन में जो इनका वर्ष होता है वह 354 या 355 दिन का होता है, इसलिए इसमें अंतर आ जाता है। एक पारसी वर्ष भी चलता है, जो सूर्य निर्याण मेष संक्रमण 14 अप्रैल से प्रारंभ माना गया है, बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। एक भारतीय वर्षमाही भी चलता है, जो शासकीय जो गजट वगैरह जारी होते हैं भारत सरकार के या मध्य प्रदेश सरकार के या अन्य सरकारों के, तो उसमें इस भारतीय वर्ष और उसके माह का वर्णन रहता है, कौन सी तारीख को वो गजट प्रकाशित हुआ। इसके अलावा एक बंगला सन भी चलता है, जो वर्तमान में 1426 बंगला सन चल रहा है। एक फसली सन भी चलता है, वो भी 1427-28 वर्तमान में चल रहा है। तो बहुत सारे सन और संवत चलते हैं, लेकिन जो प्रचलन में विशेष रूप से ज्योतिष में जिनको हमें ध्यान देना है, विक्रम संवत, शालिवाहन शक, जो दिन हम लोग मानते हैं, तो दिन की शुरुआत भी अलग अलग मान्यता है इसमें। जैसे हिंदू मान्यता में जो दिन की शुरुआत मानते हैं वो सूर्योदय से मानते हैं। माने जैसे अभी आज प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय से अगला दिन शुरू होगा अगले नए सूर्योदय से। इस तरह से मुस्लिम संप्रदाय की हम बात करें, महाराज जी चकवादी के पास हैं, महाराज जी को नमस्तो 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 गुरुदेव। मुस्लिम समुदाय की हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय में दिन की माने उनका जो दिन शुरू होता है, तिथि शुरू होती है, तो वो तिथि शुरू सूर्यास्त से मानी जाती है और अगले सूर्यास्त तक उनकी तिथि चलती है। इसी तरह से ईसाई समुदाय की हम बात करें तो जैसे ईसवी सन ईसाई समुदाय से आया है, तो इनका दिन शुरू होता है अर्धरात्रि से, 12 बजे रात्रि, जिसे 24 बजे या 0 बजे बोला जाता है, वहां से इनका दिन शुरू होता है और उसी समय 24 घंटे के बाद समाप्त होता है। इस तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं दिन की।
तो जब आगे आप काम करेंगे तो इसके हिसाब से ये चीज आपको ध्यान में रखना होगी कि किस मान्यता से आपको तारीख, समय आदि मिला है, जिससे आप आगे की गणना कर सकेंगे। भारतीय ज्योतिष के सिद्धांत की अगर हम बात करें, ये तो संक्षेप में हमने संवत, सन और संवत्सर के बारे में आपको बता दिया है, क्योंकि आगे इन सब की जरूरत आपको ज्योतिष में पड़ने वाली है। भारतीय ज्योतिष के जो मुख्य सिद्धांत हैं, वो दो सिद्धांत की बात भारतीय ज्योतिष में आती है। एक इसका गणित वाला पक्ष होता है और एक फलित वाला पक्ष होता है। तो जैसे अभी हमने ये पंचांग आपको बताया, महावीर पंचांगम हमारे पास में है, तो इस पंचांग में जो गणना करके दी गई है, तो ये सारी गणना जो गणित का भाग है, ग्रहों की गति, ग्रह नक्षत्र आदि के गति, उनकी चाल के अनुसार ये सारी गणनाएं करके, पूरा आकलन करके 5 चीजें विशेष रूप से पंचांग में दे दी जाती हैं। तो अभी हम जो गणित वाला भाग है उस पर विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरा भाग जो फलित नाम का ज्योतिष का भाग है, जिसके अंतर्गत जातक, ताजिक, मुहूर्त, कृष्ण, शकुन, इस प्रकार की चीजें आती हैं फलित ज्योतिष शास्त्र में। तो उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि गणित का जो पार्ट है वो अत्यंत क्लिष्ट है, और उसके जो करने वाले हैं, जो ये पंचांग वगैरह निर्माण करते हैं, वो ये सारा कार्य करके और पंचांग में वो सारी चीजें हमें दे देते, तो उससे हमारा कार्य आसान हो जाता है। फिर भी समय पर हम आपको गणित के कुछ पार्ट बीच में बताएंगे जिनकी हमें फलित ज्योतिष में भी आवश्यकता पड़ती है। गणित में भी शुद्ध गणित, कारण, तंत्र, सिद्धांत, इस प्रकार की जो गणनाएं हैं, चीजें हैं, वो पाई जाती हैं। अभी गुरु जी फलित के अंतर्गत एक निवेदन ये कर रहे थे कि जैसे पंचांग हम लोग एक जैसा या दो तरह का ले लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अलग अलग पंचांग में फिर लोग डिस्टर्बेंस होंगे। संजय जी ने आपने अच्छी बात की है। हम ये चाहेंगे कि बीच में इस प्रकार की क्वेरी और क्वेश्चन नहीं रखें। वैसे आपने प्रश्न अच्छा उठाया है, लेकिन बीच में उठाने से क्या है, हमारी क्लास का टाइम कम है और बहुत सारा अगर इस तरह व्याख्यान होगा, आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में सारे शिक्षार्थी जुड़े हैं, तो फिर मैटर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। और हमने इसके लिए आपको समय दिया है, हम आपकी हर क्वेरी और हर शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको देखो मीटिंग अलर्ट आ गया है अभी से टाइम का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ग्रुप में या व्यक्तिगत पंकज जी के या हमारे व्हाट्सएप पे आप लिखेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में उसका पूरा समाधान विस्तार से कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न आपका बहुत अच्छा है संजय जी, चंद्रसेन है ना। तो गुरु जी दोनों एक ही बात है। हाँ 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 हाँ, समझ गए। तो बात क्या है, अभी हमने इस बात पे पहले जिक्र कर दिया है कि हर क्षेत्र में एक सा पंचांग मिलना संभव नहीं है। जो हमारे आप लोग साथी जो दक्षिण साइड के हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह से जुड़े हैं, वहाँ कोई दूसरे पंचांग चलते हैं, हमारे यहाँ वाला पंचांग वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो हम जैसे उनको कहें कि जैसे हमारे महावीर पंचांग है या आपके पास में कालगणना है, तो वहां पर ये मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने पंचांग का बंधन नहीं रखा है। जिसके पास जो भी पंचांग मिल जाता है उससे आप सीखें और उसी से आपको कार्य करना है अपने क्षेत्र में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे पंचांगों में, पंचांग का मतलब ही ये होता है 5 बातें, पंच अंग, माने 5 ज्योतिष की 5 मुख्य बातें पंचांग में लिखी रहती हैं। तो जैसे आप जिनके पास पंचांग उसके पन्ने पलटें, तो कोई भी एक माह आप पंचांग में डालें और उसमें देखें पंचांग प्रारंभ में तिथि, उसके बाद वार, सोमवार, मंगलवार आदि, तिथि में प्रथमा, द्वितीय आदि, कृष्ण पक्ष और पक्ष का पृष्ठ आपको मिलेगा। तो उसमें तिथि मिलेंगे, वार मिलेंगे, उसके मंत्र लिखा होगा, और नक्षत्र के बाद में योग, और योग के बाद करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 नाम आप याद कर लें। ये 5 चीजें पंचांग में दी रहती हैं। सबसे पहले हम तिथि की बात करते हैं।
तिथि चंद्रमा की एक कला, एक तिथि लाती है, और ये चंद्र और सूर्य के अंतर अंशों का मान, चंद्र और सूर्य के, देखो चंद्रमा की गति और सूर्य की गति, ये सारे ग्रह अपनी गति से भ्रमण कर रहे हैं। तो आगे विस्तार से जब आप जानेंगे तो चंद्रमा की गति कितनी है, सूर्य की गति कितनी है, तो दोनों की गति प्रतिदिन की जो गति होती है उसमें जो अंतर रहता है, चंद्रमा की गति अधिक है और सूर्य की गति कम है, तो उन दोनों का अंतर एक तिथि कहलाता है। और ये तिथि इसका मध्यम मान निकालते हैं, माने कोई दिन ज्यादा होता है कोई दिन कम होता है, तो वो तिथि कब से शुरू हो रही है और कब ये हमें पंचांग में तिथि के आगे लिखा हुआ मिल जाता है। कोई पंचांग में घंटा मिनट में लिखा रहता है, कोई पंचांग में घड़ी और पल में लिखा रहता है। तो घंटा मिनट तो सभी समझते हैं, जो घड़ी में जो समय चलता है वो घंटा मिनट होते हैं, और घड़ी और पल ये ज्योतिष के विशेष शब्दावली है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे एक दिन में, दिन से मतलब दिन और रात, जैसे ज्योतिष की भाषा में अहोरात्र कहते हैं, तो अहोरात्र का मतलब एक दिन और एक रात, माने 24 घंटे। तो एक अहोरात्र में 24 घंटे में, अब एक घंटे के हिसाब से हम बढ़े तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 मिनट की हम बात करें तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर और आगे उसके सूक्ष्म भेद होते हैं। इसी तरह से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो घड़ी और पल से चलते हैं। तो अहोरात्र माने 24 घंटे का जो दिन और रात है उसमें 60 घड़ी होते हैं, 60। मोटे तौर पर 30 घड़ी का दिन और 30 घड़ी की रात, ये समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे सर्दियों में दिन छोटा होता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, तो उसमें घड़ी बढ़ जाती हैं। गर्मियों में दिन के घड़ी ज्यादा होते हैं, रात के कम होते हैं, लेकिन दोनों का जोड़ जो है, जैसे 24 घंटे का दिन रात होता है, ऐसे ही 60 घड़ी का अहोरात्र माने दिन और रात पूरा, तो दिनमान और रात्रिमान कहलाते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है वो दिनमान कहलाता है, और ये पंचांग में लिखा रहता है, सूर्योदय कितने बजे हुआ, सूर्यास्त कितने बजे, समय के अनुसार। उसमें अपने अपने क्षेत्र, जैसे दक्षिण वाले या थोड़े से भी अंतर में, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। हमारे यहाँ जो घड़ी चलती है तो सारे भारत देश में एक साथ एक ही समय घड़ी बताती है, और ये देशांतर में 82-30 अक्षांश देशांतर जो ग्लोब में चलते हैं, तो 82-30 पे हमारे यहाँ सेट किया जाता है। अब 82-30 से कम है या ज्यादा है, अपने अपने नगर का या अपने क्षेत्र का देशांतर आप देखेंगे पंचांग में भी दिए रहते हैं। और जैसे भारतीय ज्योतिष पुस्तक आपके लिए उपलब्ध कराया है, उसमें भी अक्षांश देशांतर विभिन्न शहरों के दिए हैं, आप निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो उस घड़ी के समय से अपने ग्राम का, अपने नगर का, जैसे कोई छोटा नगर है या ग्राम है, तो उस ग्राम का, नगर का मान लो देशांतर नहीं पता है, तो उसके बगल वाला कोई बड़ा शहर है उसका देशांतर है, तो उससे अनुमान कर लेते हैं कि लगभग इतना हमारे यहाँ का। तो एक देशांतर पर जैसे 82-30 से पढ़ते हैं आगे तो 4 मिनट उसमें जोड़ेंगे, और पीछे तरफ जैसे घटते हैं 82 से 180 या और कम है तो 4-4 मिनट एक देशांतर में घटाते हैं। तो वो घटाने या बढ़ाने के बाद जो समय आता है वो स्थानीय समय कहलाता है, उसे लोकल टाइम कहते हैं। तो ज्योतिष में ये लोकल टाइम की ही आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। अब लोकल टाइम तो हमें दिया नहीं रहेगा, प्राय सारे लोग जो भी जानते हैं वो घड़ी वाला समय जानते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके लिए घड़ी से जो समय देखा वो समय बता दिया जाता है। आपके पास कोई भी प्रकरण आएगा तो उसके बारे में आप जानेंगे तो घड़ी वाला समय आपको मिलेगा, तो उस घड़ी वाले समय को उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो उस स्टैंडर्ड टाइम को अपने लोकल टाइम में माने स्थानीय समय में हमें बदलना होता है। कुछ वेलांतर संस्कार वगैरह भी करना रहते हैं, वो आगे चल के
जब आप जन्म पत्रिका निर्माण के बारे में बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी आप समझ रहे हैं, एक अहोरात्र में माने दिन रात में 60 घड़ी होते हैं, और एक घड़ी में 60 पल, जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही एक घड़ी में 60 पल और एक पल में 60 विपल। इस तरह से घड़ी पल विपल अहोरात्र में गणना करना होती है। दूसरी चीज एक और अभी आने वाली है, जैसे हमने आपको बताया 12 अंशों का अंतर। तो 12 अंशों का अंतर, ये अंश कैसे देखते हैं? तो हम बात करें संपूर्ण, जो मंडल है ये 360 अंश का होता है, और इस संपूर्ण मंडल में ज्योतिष चक्र में 12 और 27 नक्षत्र इनके स्थान नियत हैं। तो उन स्थानों का विभाजन क्रांति वृत्त में 360 अंश में जब हम करते हैं तो 360 में 12 का हम भाग दें 12 राशियों के लिए, तो बराबर भाग उनका एक राशि का जो आता है वो 30 अंश एक राशि का भाग आ जाता है। ये क्रांति वृत्त में भूमंडल में संपूर्ण ज्योतिष लोक में उसके 12 भाग किए हमने 12 राशियों के लिए, तो एक राशि का मान आया वो 30 अंश आ गया। ऐसे जो व्रत हम बनाते हैं, गोला पृथ्वी इस पर बनाए हम अपनी पुस्तक कापी वगैरह में, तो गोला व्रत को 360 अंश का मानते हैं, उसके हम 12 भाग कर दें, बीच में से इस तरह से व्यास और त्रिज्या लाइनें बना करके 12 भाग हमने किए, तो एक एक भाग उसको हम मापन करेंगे या गणित से निकालेंगे तो 30 अंश का एक भाग आ जाता है। तो इस तरह से एक राशि 30 अंश की होती है।